Hello friends, welcome you all your own channel You, Me और English। इस पर हम आज लेकर आए हैं अमेरिकन पोएटेस एमिली डिकिंसन की पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। इस पोएम की हम डिटेल में समरी को स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम पोएम के अंदर जो बेसिक्स हैं या जो की थीम्स वगैरह हैं वो हम समझ लेते हैं। Because I could not stop for death, also known as The Chariot, in 1863, is one of Emily Dickinson's most famous poems exploring death not as a frightening event but as a courteous, slow carriage ride towards eternity. Because I could not stop at that, इस पोयम को द चैरिट नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1863 में लिखी गई थी। यह एमिली डिकिंसन की ज्यादातर फेमस पोएम्स में से एक है। मतलब जो एमिली डिकिंसन की मोस्ट फेमस पोएम्स है उनमें से एक पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ भी है। इस पोएम के अंदर एमिली डिकिंसन ने डेथ को कोई फ्राइटनिंग इवेंट नहीं बताया है, बल्कि उसने बताया है कि यह एक बहुत ही कर्टियस यानी कि बहुत ही विनम्र अनंत काल तक ले जाने वाली यात्रा है। स्लो कैरेज टू राइड टूवर्ड्स इटर्निटी, और ये एक बहुत ही स्लो मोशन में यानी धीरे से अनंत काल की ओर ले जाने वाली धीमी यात्रा है। मतलब हम किसी हरी में नहीं बल्कि एक स्लो प्रोसेस से बहुत ही प्योरिटी से, बहुत ही कर्टियसली, बहुत ही शांत तरीके से इटर्निटी की तरफ जाने की इस यात्रा के बारे में बताया गया है। द पोएम पब्लिश पोस्टह्यूमसली इन 1890। यह पोएम एमिली डिकिंसन की मृत्यु के बाद 1890 के अंदर पब्लिश की गई इन अ कलेक्शन कॉल्ड पोएम्स सीरीज 1। जिस कलेक्शन के अंतर्गत इस पोएम को पब्लिश किया गया उस पोएम का टाइटल था पोएम्स सीरीज 1। पर्सोनिफिकेशन ऑफ डेथ। पर्सोनिफिकेशन एक लिटरल टर्म होती है जिसका मतलब होता है कि किन्हीं नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग एट्रीब्यूट्स देना। तो यहाँ पर डेथ को एक लिविंग एट्रीब्यूट दिया गया है यानी लिविंग क्वालिटीज दी गई है। डेथ इज पोर्ट्रेड एज अ काइंडली जेंटलमैन कॉलर मेकिंग द टू सम टेरिफाइंग कॉन्सेप्ट ऑफ डाइंग सीम पोलाइट, स्लो एंड अनहरीड। इस पोएम के अंदर डेथ को एक दयालु सज्जन, काइंडली यानी बहुत ही विनम्र, बहुत ही दयालु सज्जन के रूप में बताया गया है, जिसने मृत्यु को एक जिसने मरने का जो हमारी स्थिति होती है उसने मरने को एक भयावह सीन न बताकर या उसका जो भयावह कॉन्सेप्ट है उसको बहुत ही पोलाइट, स्लो और अनहरीड तरीके से बताया गया है। इस पोएम की की थीम्स: इनएविटेबल ऑफ डेथ, द ट्रांजिशन ऑफ इमॉर्टलिटी, naturalness of death, the transition of afterlife, journey of life and the illusion of life and reality of death। ये इसकी की थीम्स है। यानी इनएविटेबली मृत्यु जिसे आप कभी भी नकार नहीं सकते। द ट्रांजिशन ऑफ इमॉर्टलिटी यानी इमॉर्टलिटी मतलब कभी ना मरने वाला अमरता, अमरता की तरफ आपका परिवर्तन। नेचुरलनेस ऑफ डेथ कि जो डेथ है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। द ट्रांजिशन ऑफ आफ्टर लाइफ की यानी जिंदगी के बाद जो हमारी अनंत यात्रा स्टार्ट होती है उसकी तरफ जाना। जर्नी ऑफ लाइफ जिंदगी की यात्रा। इल्यूजन ऑफ लाइफ जीवन को लेकर भ्रम। एंड रियलिटी ऑफ डेथ कि इस पूरी यात्रा, इस जीवन की हमारी यात्रा के अंदर जो अल्टीमेट रियलिटी होती है वो है डेथ की, कि डेथ एक इनएविटेबल इवेंट है जो सबकी लाइफ में एक बार आना ही है। Structure: The poem consists of 6 quatrains, 4-line stanzas written in a standard ballad meter. यह पोएम एक कथा गीत, क्योंकि बैलेड है तो यानी कि इसको आप गा सकते हो, ये कथा गीत में लिखी गई पोएम है जिसके अंदर 4-4 लाइन के 6 क्वाट्रेंस हैं। Dickinson's signature use of capitalization and dashes gives it a reflective broken rhythm। और जैसे कि डिकिंसन अपनी हर पोएम के अंदर कैपिटलाइजेशन और डैशेस को यूज करती है जिससे कि इस पोएम को एक बिना ब्रेक के लगातार कंटिन्यूड चलते रहते चिंतन मनन करती हुई अनब्रोकन ब्रोकन रिदम, ठीक है, यानी खंडित लय का रूप प्रदान करती है। लेट्स कंटिन्यू विद द इंट्रोडक्शन, जिसमें हम देखेंगे कि पोएम में पोएटेस ने कैरिज, ग्रेव, क्लोथिंग,
कई सारी चीजों को सिंबॉलिकली प्रेजेंट किया है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा सिंबॉलिज्म। द कैरेज मूव स्लोली एंड होल्ड्स द स्पीकर डेथ एंड इमॉर्टलिटी। कैरेज, जिसे हम हिंदी में रथ भी कहते हैं, वह धीरे धीरे चलता है और स्पीकर, डेथ और इमॉर्टलिटी को अपने ऊपर उसने होल्ड किया हुआ है। द सेकेंड, ग्रेव, described as a house that seemed a swelling of the ground. ग्रेव, जिसे हम हिंदी में कब्र कहते हैं, एक इस पोएम के अंदर पोएटेस ने उसे कब्र के रूप में बताया है जो जमीन के ऊपर उभार जैसा प्रतीक होता है, यानी कि जो कब्र होती है वो बेस जमीन पे थोड़ी सी उभरी हुई होती है, इसलिए उसको इस पोएटेस ने इसके अंदर एक हाउस की तरह, हाउस से सिंबलाइज किया है। द क्लोथिंग, द स्पीकर वियर्स अ थिन गाउन, gossamer and a scarf tippet of tulle, suggesting vulnerability and leaving behind earthly clothes. जो क्लोथिंग है वो यहाँ पे सिंबलाइज करते हैं। जो हमारे स्पीकर, उसने एक पतला गाउन जिसे गॉस्मर भी कहते हैं और एक स्कार्फ जो कि ट्यूल या टिपलेट जो है वो उसने पहना हुआ है, जो हमें यह संकेत देता है कि जो सांसारिक वस्त्र है हमें फाइनली उन्हें पीछे छोड़कर इटर्निटी वाली लाइफ पर आगे बढ़ना होता है, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि जो आत्मा होती है वो एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो आत्मा के लिए जो शरीर है वो एक वस्त्र के तौर पे होता है। तो यहाँ पे जो क्लोथिंग है उसको भी उसने सिंबॉलिकली हमें ये बताने की कोशिश करी है कि जो वर्ल्डली क्लोथ्स हैं, हर सोल को यहाँ पे उसको छोड़ के फिर आगे बढ़ना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द टर्न और वॉल्टा। जो इस पोएम के अंदर जो मेन टर्न आता है या जो मेन ट्विस्ट आता है वो आता है इन द फोर्थ स्टैंजा के अंदर। द टोन शिफ्ट्स फ्रॉम प्लीजेंट टू चिलिंग व्हेन दे पास द सेटिंग सन, मेकिंग द स्पीकर रियलाइजेस शी इज क्विवरिंग एंड चिल। जो हमारा फोर्थ स्टैंजा है इसके अंदर जब वो डूबते सूरज के पास से गुजरती है तो उसे जो उसका एक अभी तक जो प्लीजेंट टोन था वो सडनली बहुत ही चिलिंग यानी कि भयावह टोन में चेंज हो जाता है, और जिससे कि जो पोएटेस है या जो हमारा स्पीकर है उसे ये एहसास होता है कि वो है कांप रही है, क्वेल कर रही है या उसे ठंड लग रही है। यानी जो उसका एक प्लीजेंट टोन था वो एक थोड़ा सा टेरिफाइंग या हॉरिफाइंग इवेंट के अंदर टोन के अंदर चेंज हो गया, जिससे उसे अपनी स्टेट का रियलाइजेशन होता है। द एंडिंग, द फाइनल स्टैंजा रिवील्स दैट द जर्नी हैपेंड centuries ago, yet feels shorter than a day as they are headed towards eternity. अब जो इसका अंतिम पैराग्राफ है या अंतिम जो हमारा स्टैंजा है उससे हमें ये पता चलता है कि यह यात्रा सदियों पहले हुई थी, फिर भी एक दिन से भी कम समय की ये प्रतीत होती है, क्योंकि ये अनंत काल की ओर बढ़ रहे हैं। एक सोल की जब जर्नी होती स्टार्ट है वो बहुत पहले स्टार्ट होती है, सदियों पहले स्टार्ट होती है, लेकिन क्योंकि वो एक बर्थ से दूसरे बर्थ में जाती है तो ऐसे लगता है जैसे कि ये बस एक दिन से भी कम का समय था और ये जर्नी स्टार्ट होकर खत्म हो गई है। तो इस पोएम के अंदर जो पोएटेस है उसने हमें सिंबोलिज्म और अपने टोन के थ्रू बताया है कि ये जो पोएम है वो उसका एक प्रोसेस बता रही है कि किस तरीके से जो डेथ होती है वो एक जेंटली कॉल है और जेंटल कॉल के थ्रू वो मृत्यु की तरफ जा रही है, अनंत यात्रा की तरफ बढ़ रही है। लेट्स स्टार्ट द पोएम। पोएम जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि 4 स्टैंजा की 4 लाइन के 6 स्टैंजास है। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ he kindly stopped for me. The carriage held but just ourselves and immortality. We slowly drove. He knew no haste, and I had put away my labor and my leisure too for his civility. We passed the school where children strove at races in the ring. We passed the field of gazing grain. We passed the setting sun. Let's continue with the poem. Or rather, he passed us. The dews drew, queering and chill. For only gossamer, my gown, my tippet, only tulle. We paused before a house that seemed a swelling of the ground. The roof was scarcely visible, the cornice in the ground. Since then, its centuries and yet feel shorter than the day I first surmised the horse head were towards eternity. Dear readers, please write down this poem on your register और या फिर आप डायरेक्टली इस पोएम का प्रिंट निकाल लीजिए ताकि आपको पोएम को पढ़ने में इजी होगा।
डिफिकल्ट वर्ड्स, इस पोएम में कुछ वर्ड्स जो हमें डिफिकल्ट लगे वो स्क्रीन पे इस प्रकार हैं। कैरेज, जिसे कि आप कार्ड भी कहते हैं, लेजर, लीव, रेसेस, सिविलिटी, ड्यू, क्वेरिंग, गॉस्मर, टिपल, ट्यूल एंड कॉर्निस। इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स हो सकते हैं जो कि आपको डिफिकल्ट लगे। प्लीज नोट डाउन इन योर रजिस्टर एंड टेक इट आउट द मीनिंग्स फ्रॉम द डिक्शनरी, बिकॉज बिना वर्ड मीनिंग्स के पोएम को थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है। तो जो हमें डिफिकल्ट लगे वो स्क्रीन पर है, इसके अलावा भी लगते हैं तो आप वो भी लिख लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ द पोएम। द स्पीकर हु इज टू बिजी फॉर डेथ। स्पीकर जो कि हमारी यहाँ पे पोएटेस एमिली डिकिंसन है, जो कि डेथ के लिए बहुत ज्यादा बिजी है। एनकाउंटर्स इट, उनका डेथ से सामना होता है। डेथ काइंडली हॉल्ट्स हिज कैरेज एंड टेक्स हर अलोंग। डेथ जो एक जेंटलमैन की तरह बहुत ही प्यार से, काइंडली तरीके से अपना कैरेज, अपने रथ जो है उनके लिए रोकती है और उसमें एमिली डिकिंसन को अपने साथ ले जाता है। द पेस ऑफ द जर्नी इज स्लो, नो हेस्ट। और ये जो यात्रा है, डेथ की जो यात्रा है, ये बहुत ही धीमी गति से है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई भी हेस्टीनेस नहीं है। अफोर्डिंग द स्पीकर द अपॉर्चुनिटी टू एक्सेप्ट हर डेस्टिनी। यहाँ पर पोएटेस बता रहा है कि जो स्पीकर वो बता रहा है कि वे अपने भाग्य को स्वीकार करने और इस वर्ल्डली स्ट्रगल को और इस वर्ल्डली कंफर्ट को त्यागने के लिए पूरा प्रॉपर उन्हें टाइम मिलता है। एंड relinquish her worldly labor and leisure। यहाँ पे स्पीकर ने बताया कि डेथ जो है वो उन्हें बहुत ही स्लोली, धीमी गति से अपने साथ लेके जा रही है, ताकि जो स्पीकर है वो इस चीज को एक्सेप्ट कर सके, अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर सके, और जो वर्ल्डली लेबर है या जो वर्ल्डली लेजर है, इन दोनों को ही पूरी तरीके से यहाँ पर त्याग सके या उसको एक्सेप्ट कर सके कि हाँ, उनकी अब डेथ हो चुकी है। They pass through scenes depicting various stages of life। वह जीवन के वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ से होकर गुजरे हैं, या उन्होंने वो सारे सीन्स यहाँ पे वो डिपिक्ट किए हैं कि उनकी लाइफ के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस आई है। चिल्ड्रन प्लेइंग एट द स्कूल, जब बचपन में बच्चे जो है स्कूल में खेलते हैं, वो डिपिक्ट करती है यूथ, जो यूथ या जो यंग एज होती है उसको। फील्ड ऑफ ग्रेन जो कि मेच्योरिटी को डिपिक्ट करती है। एंड द सेटिंग सन जो कि डेथ को डिपिक्ट करती है। यहाँ पे जो पोएट है वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि उस जो मरने से पहले, जब वो एकदम स्लो स्पीड में उनकी ये यात्रा चल रही है, जो लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हैं वो सारे उनको उन्होंने डिपिक्ट करके बताए हैं कि कैसे वो बचपन में स्कूल में खेलकर बड़े हुए, फिर किस तरीके से फील्ड ऑफ ग्रेन यानी कि खेतों में काम करना जो कि मेच्योरिटी का प्रतीक है, या द सेटिंग सन जो होता है वो डेथ का प्रतीक है, ये उन्होंने हमें बताया। एज द सीन ग्रोज colder and the atmosphere become increasingly mysterious, the speaker realizes that she is not dressed warmly enough for this cold spiritual journey। जैसे जैसे वो है जैसे जैसे अब इस सीन के अंदर ठंड बढ़ती जा रही है या एटमॉस्फेयर जो है वो लगातार मिस्टीरियस होता जा रहा है, तो स्पीकर को यह एहसास होता है कि उन्होंने इनफ गर्म कपड़े नहीं पहने हैं इस तेज ठंड के अंदर। यानी ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसके लिए उन्होंने अभी इनफ तैयारी उनकी नहीं हुई है। तो इस पूरे पोएम के अंदर जितना भी हमने पढ़ा, तो स्पीकर जो हमें जो पोएट है वो हमें बताना चाह रहे हैं कि जो डेथ है वो बहुत ही काइंड है, एक जेंटलमैन की तरह है। उन्होंने जेंटलमैन की तरह अपना चैरियट रोका और उन्हें अपने साथ ले लिया, और बहुत ही धीरे धीरे गति से उन्होंने अपने चैरियट को चलाया, ताकि जो पोएटेस है वो इस अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर सके कि अब उनका ये जो वर्ल्डली लेबर है और जो वर्ल्डली लेजर है वो अब यहाँ पे खत्म हो गया है, और वो अब उनकी डेथ आ चुकी है। वो इस वर्ल्डली लाइफ से स्पिरिचुअल लाइफ या आफ्टर लाइफ में जा रही है। फिर उन्होंने ये भी हमें समझाया कि किस तरीके से लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेजेस हैं उससे होकर एक इंसान गुजरता है, तब डेथ आती है। और फिर पोएट को ये, जब उन्होंने ये सब चीजें देखी तो उनको ये एहसास हुआ कि अभी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए वो पूरी तरीके से तैयार नहीं है। They pause near a house which is in reality a grave described as a mound rising from the earth।
अब जब जो चैरियट है, जो हमने पढ़ा था कि यहाँ पे उन्होंने चैरियट को पर्सोनिफाई किया है, जो डेथ को उन्होंने एक जेंटलमैन बताया है कि जो डेथ है वो एक जेंटलमैन की तरह चैरियट के अंदर एमिली डिकिंसन को लेकर जा रही है, तो वो एक घर के पास रुकते हैं। ये घर रियलिटी के अंदर एक ग्रेव है। इस ग्रेव को उन्होंने एक मॉन्ड की तरह डिस्क्राइब किया है, क्योंकि मॉन्ड जो होता है वो अर्थ के ऊपर थोड़ा सा एक उभरा हुआ हिस्सा होता है। तो जो ग्रेव होती है उसके अंदर भी जब किसी व्यक्ति को दफनाया जाता है तो उसके ऊपर से जब मिट्टी से ढका जाता है तो थोड़ा सा उभरा हुआ लगता है, तो उसको उन्होंने एक घर की तरह घर की उपमा दी है। द स्पीकर रिवील्स दैट सेंचुरीज हैव पास सिंस हर डेथ। अब यहाँ पे स्पीकर बताती है कि उनकी डेथ को सेंचुरीज बीत चुकी है, yet the passage of time feels to her like less than a single day। लेकिन फिर भी ये जो टाइम है, ये जो पैसेज ऑफ टाइम है, यानी कि जो समय बीत चुका है, ये उन्हें एक दिन से भी कम का समय लगता है। यानी एक जो हम सिंगल डे स्पेंड करते हैं, उस सिंगल डे से भी कम का समय लगता है उन्हें ये सदियों का टाइम। शी रियलाइजेज दैट हर जर्नी इज लैंडिंग टूवर्ड्स इटर्निटी। और उन्हें ये एहसास होता है कि उनकी जो जर्नी है वो एक अनंत काल की यात्रा के लिए, इटर्नल लाइफ के लिए की ओर बढ़ रही है या की ओर ले जा रही है। Thank you so much watching us on your own channel You Me और English। आज की पोएम की समरी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें बताइएगा, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज़ हमें फॉलो कीजिए। फॉलो अस फॉर मोर सच वीडियोस। प्लीज़ लाइक आवर वीडियोस। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी पोएम्स, हमारे एक्सप्लेनेशन, हमारे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं, और प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको और किन टॉपिक्स पे हमारे नए वीडियोज़ चाहिए। Thank you friends for liking us, for watching us.